नमस्कार, मैं अजय कुमार। ईवीएम के मसले पर हो रही सुप्रीम कोर्ट की लगातार कई घंटों की सुनवाई को सुनकर ज्यादातर जानकार यह कह रहे हैं कि ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट इधर उधर के सवाल पूछ रही है, मगर इस बुनियादी सवाल को संदर्भ बिंदु बना करके, कॉन्टेक्स्ट बना करके बात नहीं कर रही है कि क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ की जा सकती है। अगर छेड़छाड़ की तनिक भी संभावना है तो ऐसा क्या किया जाना चाहिए जिससे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के पूरे सिस्टम पर मतदाताओं का भरोसा कायम हो पाए। इस महत्वपूर्ण सवाल पर 2 दिन की बाल की खाल निकालने वाली जो बहस हुई है उसमें मुश्किल से 10% भी बातचीत नहीं हुई है। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपंकर दत्ता की बेंच इस मसले पर सुनवाई कर रही है। कई घंटों की सुनवाई के बाद फैसले को अभी सुरक्षित रख लिया गया है। ईवीएम के खिलाफ जिस तरह के सवाल उठते हैं, अगर उन सवालों को आप गौर से देखें तो उन सवालों की बुनियाद में यह बात है कि ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक तरह की प्रोग्राम्ड मशीन है, व्याकरणबद्ध मशीन है। क्योंकि एक प्रोग्राम्ड मशीन है, इस मशीन की प्रोग्रामिंग की जाती है, इसीलिए यह पूरी संभावना है कि इसकी प्रोग्रामिंग में छेड़छाड़ की जा सके। यही सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर ईवीएम के खिलाफ उठने वाले सारे सवाल खड़े होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग कह रही है कि ईवीएम के खिलाफ बेबुनियाद किस्म के आरोप लगाए जा रहे हैं, निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं। ईवीएम को इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस तरीके से व्यवस्थित किया जाता है, यह चुनाव आयोग का तर्क है कि इसमें किसी भी तरह की छेड़छाड़ मुमकिन ना हो पाए। ईवीएम के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है और ईवीएम में सुधार के पक्षकार यानी कि वीवीपैट की 100% पर्ची के साथ सत्यापन के पक्षकार के तौर पर मौजूद वकील प्रशांत भूषण और शंकर नारायणन बार बार यह जवाब दे रहे हैं कि हम किसी तरह का आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम केवल यह कह रहे हैं कि ईवीएम में छेड़छाड़ करने की मजबूत संभावना बनती है और इस मजबूत संभावना के पीछे काफी ठोस कारण है, इन्हें ठीक किया जाना चाहिए। और जिस संभावना की तरफ सुप्रीम कोर्ट को ले जाना चाहते हैं ये वकील कि ईवीएम प्रोग्रामेबल होती है, इसमें छेड़छाड़ की जा सकती है, इस सवाल पर सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा चर्चा नहीं कर रही है। अगर ईवीएम पर उठने वाले सवालों को संक्षिप्त तरीके से समझे तो मामला यह बनता है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है बैलेट यूनिट, दूसरा होता है वीवीपैट यानी वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल यानी मतदाता सत्यापित मतपर्ची, और तीसरा होता है कंट्रोल यूनिट। इन तीनों को मिलाकर के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनती है। यह तीनों एक दूसरे के साथ तार से जुड़े होते हैं। बैलेट यूनिट पर उम्मीदवारों के नाम और उनका चुनाव चिन्ह और सीरियल नंबर लिखा होता है। जब बैलेट यूनिट पर वोट डाला जाता है तो वह कंट्रोल यूनिट में जाकर के रिकॉर्ड हो जाता है और कंट्रोल यूनिट वीवीपैट को कमांड भेजता है, निर्देश भेजता है। वीवीपैट यानी कि वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल की मशीन के स्क्रीन पर 7 सेकंड तक एक पर्ची दिखती है कि किसे वोट डाला गया है, यह दिख जाए। और जब किसे वोट डाला गया है और यह पर्ची दिख जाती है मतदाता को, तो वह पर्ची 7 सेकंड के बाद नीचे रखे बॉक्स में गिर जाती है। चुनावी नतीजे की गिनती के समय कंट्रोल यूनिट में दर्ज रिकॉर्ड की ही गिनती की जाती है, ना कि वीवीपैट में दर्ज मतपर्ची की। तो इस पूरे सिस्टम पर सवाल यह उठ रहा है क्योंकि यह मशीन एक दूसरे के साथ तार के जरिए जुड़ी हुई है। साथ में वोट डालने के 7 दिन पहले बैलेट यूनिट पर लिखे उम्मीदवारों और चुनाव चिन्ह के एक लिस्ट को एक्सटर्नल डिवाइस यानी लैपटॉप के जरिए वीवीपैट में अपलोड किया जाता है। तो इसका मतलब है कि वीवीपैट की सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ के साथ पूरे ईवीएम मशीन में छेड़छाड़ की जा सकती है, मतदान की पूरी प्रक्रिया को प्रभावित किया जा सकता है। तो ईवीएम में मौजूद खामियों को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालकर यह मांग की गई है कि वीवीपैट की पर्ची को, ना कि कंट्रोल यूनिट में दर्ज रिकॉर्ड को, कानूनी तौर पर मतदान की प्रमाणिक अभिव्यक्ति माना जाए। वीवीपैट की पर्ची बॉक्स में गिर जाती है तो वह पर्ची बॉक्स में ना गिरे, वोटर के हाथ में उस पर्ची को अपने हाथ में वोटर देख ले कि जिसे उसने वोट डाला है उसे ही वोट दिया गया है, फिर उस पर्ची को बॉक्स में डाल दे। मतगणना के दिन केवल कंट्रोल यूनिट में दर्ज वोटों की गिनती ना की जाए बल्कि वीवीपैट से सत्यापित 100% पर्ची की भी गिनती की जाए, यानी बैलेट यूनिट के जरिए जितने वोट डाले गए और वह कंट्रोल यूनिट पर रजिस्टर्ड होते हैं उनका मिलान वीवीपैट की 100% मतपर्ची से किया जाए।
हर विधानसभा और लोकसभा की सीट की मतगणना इसी तरह से की जाए। अगर यह गिनती बेमेल हो तो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स के मुताबिक वीवीपैट में दर्ज गणना को तरजीह दी जाए। इससे वोटों की गिनती में कुछ घंटे की देर बेशक होगी, लेकिन इससे किसी भी तरह की संभावित गड़बड़ी की आशंका पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। यही मुख्य याचिका है और इसी बात की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, लेकिन उधर उधर बात हो रही है। बहुत लंबी सुनवाई के बीच इस मुख्य मसले पर जितनी बातचीत हुई है, इस वीडियो में उसी पर बात करेंगे। और उस बातचीत में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जिस तरीके से अपना पक्ष रखा है, उस पक्ष से लगता है कि वह कुछ छुपा रही है, कुछ तिकड़मबाजी कर रही है, तो उस पर भी इस वीडियो में बात की जाएगी। ईवीएम के वोटों का वीवीपैट की 100% पर्ची के साथ मिलान के पक्ष से खड़े हुए वकील ने कहा कि वोटर को यह अधिकार मिलना चाहिए कि वह अपने हाथ में वीवीपैट की पर्ची को लेकर के सत्यापित कर सके कि जिसे उसने वोट दिया है क्या उसे ही वोट मिला है या नहीं मिला है। इस पर जस्टिस खन्ना ने सवाल पूछा कि क्या इससे वोटर की निजता का उल्लंघन नहीं होगा। तब वकील ने पलटकर जवाब दिया कि वोटर की निजता का इस्तेमाल वोटर के अधिकार को खत्म करने के लिए नहीं किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वीवीपैट में किसी भी तरह की प्रीलोडेड प्रोग्रामिंग नहीं होती है। मतदान के कुछ दिन पहले ही रिटर्निंग ऑफिसर और कैंडिडेट के सामने वीवीपैट की मशीन में सीरियल नंबर, नाम, उम्मीदवार का नाम, चुनाव चिन्ह इमेज की फॉर्मेट में अपलोड किए जाते हैं। किसी तरह का डेटा अपलोड नहीं किया जाता है। भूतपूर्व आईएएस अधिकारी कन्नन गोपीनाथन ने इस पूरे जो तर्क इलेक्शन कमीशन ने दिया है उस पर अपने एक्स पर लिखा है, जो बहुत लंबे समय से कन्नन गोपीनाथन ईवीएम को लेकर के सवाल उठाते आ रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि पता नहीं क्यों इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के सामने सही बात नहीं रखी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर ईवीएम को लेकर के लिखी गई जो प्रश्नोत्तरी है, FAQ है, उससे पता चलता है कि वीवीपैट के मशीन में 2 अलग अलग मेमोरी होती है। एक वन टाइम प्रोग्रामेबल मेमोरी पहले से मौजूद होती है और दूसरा मतदान के कुछ दिन पहले कैंडिडेट नेम, सिंबल और सीरियल नेम अपलोड किया जाता है। तो सवाल यह बनता है कि आखिरकार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला, जब इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ईवीएम की मशीन में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं की जा सकती है। तो भैया झूठ बोलने की वजह क्या हो सकती है? क्यों बोला इस तरह की बात? सच को दबाया क्यों गया? इलेक्शन कमीशन ने एक और जगह कुछ इस तरीके से बात की जैसे कि वह कुछ छुपा रही है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि ईवीएम स्टैंड अलोन सिस्टम है, यानी कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट की मशीन किसी भी तरह से एक दूसरे के साथ तार से नहीं जुड़ी हुई है। जबकि हकीकत यह है कि कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, वीवीपैट की मशीन एक तार के जरिए एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है। इसीलिए यह सवाल खड़ा होता है कि जब चुनाव से कुछ दिन पहले वीवीपैट की मशीन में एक्सटर्नल डिवाइस के जरिए यानी लैपटॉप के जरिए कैंडिडेट का नाम, सीरियल नंबर, चुनाव चिन्ह की इमेज अपलोड की जाएगी, तो संभव है कि उस दौरान कुछ ऐसा भी अपलोड कर दिया जाए जिससे ईवीएम का पूरा सिस्टम सही तरीके से काम करना ही बंद कर दे, निष्प्रभावी हो जाए, ईमानदारी से प्रभाव ना डाले। ये जो सारी बातें मैं इलेक्शन कमीशन की कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट की वो लाइव लॉ वेबसाइट पर छपी थी, वहां से उठाई गई है। ईवीएम में सुधार के पक्षकार वकील स्टीफन ने कहा कि डिजिटल डेटा का मैनिपुलेशन किया जा सकता है, पेपर स्लिप का मैनिपुलेशन नहीं किया जा सकता है। इसीलिए काउंटिंग करते समय दोनों की गिनती साथ साथ होनी चाहिए। अगर दोनों का मिलान हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो पेपर स्लिप को तवज्जो देना चाहिए। वीवीपैट द्वारा सत्यापित पर्ची के जरिए ही मतदान के नतीजों को घोषित किया जाना चाहिए। वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि वीवीपैट के मशीन के भीतर किसी न किसी तरह की प्रोग्रामिंग जरूर होती है, इसीलिए जो पेपर लटका हुआ दिखता है वह अपने आप ही कट जाता और बॉक्स में गिर जाता है। यह काम बिना प्रोग्रामिंग के तो संभव है नहीं। वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि मान लीजिए कि ईवीएम ठीक से काम कर रहा है या नहीं, यह जांच करवाने के लिए उम्मीदवार को बुलाया जाता है। उम्मीदवार को लगता है कि ईवीएम ठीक से काम कर रही है, मगर यह भी तो संभावना बनती है कि उम्मीदवार को कैसे पता चलेगा कि ईवीएम के भीतर छेड़छाड़ कर दी गई है। इस तरह से छेड़छाड़ कर दी गई है कि इसका असर तब दिखाई दे जब उम्मीदवार की चेकिंग से लेकर के मतदान की पूरी प्रक्रिया खत्म हो चुकी हो।
वोटिंग खत्म होने के बाद जब ईवीएम की मशीन स्ट्रांग रूम में रखी गई हो तब प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो और सारा मामला गड़बड़ हो जाए। यह भी तो संभव है क्योंकि वह डिजिटल है। प्रशांत भूषण ने कहा कि इसलिए सवाल यही है कि कंट्रोल यूनिट के जरिए जो डिजिटली वोट रिकॉर्ड हुए हैं उनका वीवीपैट की मशीन से जो निकली हुई पर्ची है उसके साथ मिलान करने में दिक्कत कहां है। यह करने में मुश्किल से कुछ दिन से ज्यादा का वक्त नहीं लगेगा और मतदाता के मन में मौजूद सारा शक भी दूर हो जाएगा। चुनाव आयोग ने अपने वेबसाइट पर जो दस्तावेज उपलब्ध कराए हैं उन दस्तावेजों के मुताबिक अगर हिसाब लगाया जाए तो वीवीपैट से निकली 100% सत्यापित पर्ची को गिनने में 1 से 2 दिन का ज्यादा का वक्त नहीं लगेगा। सवाल है कि कैसे, तो इसे ऐसे समझिए कि एक वीवीपैट से निकली सभी पर्ची को गिनने में 1 घंटे का वक्त लगता है। जहां काउंटिंग हो रही होती है वहां 14 टेबल लगे होते हैं, मतलब 1 घंटे से में 14 वीवीपैट की पर्ची की गिनती हो जाएगी। हर एक संसदीय क्षेत्र के लिए 250 वीवीपैट की मशीन से निकली पर्ची की गिनती करनी पड़ेगी। इसे पूरा करने में मुश्किल से 18 से 36 घंटे का वक्त लग सकता है, मतलब 1 से 2 दिन का, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 दिन का वक्त लगेगा। मतलब 1 से 2 दिन की देरी से अगर रिजल्ट आएगा तो भारत के नागरिकों के बीच मतगणना पर जो डगमगा रहा भरोसा है वह फिर से कायम किया जा सकता है। यह सबसे अच्छी बात है, पता नहीं क्यों इस बात को स्वीकार करने में इतनी दिक्कत हो रही है। बाकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब आएगा तब बात की जाएगी। शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।